आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम होती क्या है और इसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या हमारे पास पैनल प्रोविज़न है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट स्कीम होती क्या है। व्हाट इज़ द टैक्स रेट ऑन कंपोजिट स्कीम डीलर। ये सबसे पहले टैक्स रेट दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट स्कीम होती क्या है या उसमें कौन व्यक्ति उसमें लाइबल होते हैं। तो देखिए, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम विल पे एट ए रेट ऑफ not more than 2% of manufacturing, 5% of restaurants sector and 1% of supply of turnover। यानी क्या है, वो डीलर जिसको क्या है अपनी सप्लाई का सिर्फ 1% टैक्स, 2% टैक्स या 5% टैक्स देना होता है और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सपोज अगर मान लो कोई बंदा लोहे का काम कर रहा है, आज लोहे पे 18% टैक्स लगता है, तो अगर वो बंदा कंपोजिट स्कीम में अप्लाई कर रहा है तो वो उस टोटल सेल पे, टोटल टर्नओवर पे 18% टैक्स नया दे के 1%, 2% या 5%, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो 2% टैक्स दे के उस पर और उसको कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, डू कंपोजिट डीलर हैव द ऑप्शन टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका जवाब है नो। ए कंपोजिट डीलर इज़ नॉट अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पेड टू द सप्लाई। अब क्या है, जो डीलर कंपोजिशन में होता है क्या उसको आईटीसी मिलेगा? तो जवाब है नहीं, उस बंदे को हम आईटीसी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है वो सिर्फ अपनी टोटल सेल पे फिक्स अमाउंट से टैक्स भर रहा है, तो उसको आईटीसी की नीड है नहीं और गवर्नमेंट ने भी उसको आईटीसी अलाउ नहीं कर रखा। अगला क्वेश्चन है, मस्ट ए कंपोजिट डीलर मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड। इसका जवाब भी नो। ए डीलर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड एज इन द केस ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर। यानी क्या है, एक बंदे को नॉर्मल जो टैक्स पेयर है उनकी तरह डिटेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कंपलसरी नहीं है, अगर वो बनाना चाहे तो बना सकता है, अच्छी बात है, बट मैंडेटरी नहीं है कि उसको डिटेल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच रिटर्न आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए हमें GSTR 4 भरनी कंपलसरी होती है। GST 4 क्या है, हमारे एक क्वार्टरली रिटर्न है जो 3 महीने में जाती है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है, अगले मंथ की 18 तारीख। अभी करंट के जो रूल के हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट ने GSTR 4 को 1 ईयर के लिए कर दिया गया और जो 3 महीने में क्वार्टरली जाती थी उसके बेस पे एक फॉर्म निकाल दिया। उस फॉर्म का नाम है CMP 08, जो हम इस रिटर्न के लिए भर रहे हैं। और साथ में एनुअल रिटर्न जाती है GSTR 9, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो पार्ट बोलते हैं 9 का, वो है 9A, जो हमारी कंपोजिशन डीलर के लिए भरी जाती है। अगला है, कैन ए कंपोजिशन डीलर इशू ए टैक्स इनवॉइस। इसका जवाब भी हमारे पास नो है। सिंस कंपोजिशन डीलर इज नॉट अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट सच एज ए डीलर कैन नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस। कहने का मतलब क्या है, जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको इन टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है, आईटीसी वो अवेल कर नहीं सकता, तो वो क्या है, टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैन ए कंपोजिट डीलर कलेक्ट कंपोजिट टैक्स separately? No, a composite dealer is not allowed to collect composition tax from the buyer। ये कह रहा है कि क्या एक कंपोजिशन डीलर दूसरे कंपोजिशन डीलर से माल खरीदता है और उस पर उसको आईटीसी मिल जाता है? इसका जवाब भी नहीं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में ऑलमोस्ट वो बंदे लेते हैं जिनकी 95% से मोर देन सेल कैश में होती है। जो कंज्यूमर को माल बेचते हैं वो हमारे कंपोजिशन स्कीम में लेते हैं, क्योंकि उनको आगे बेनिफिट नहीं होता आईटीसी, इसलिए वो नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लाइबिलिटी टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कवर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। टैक्स पेयर हु opt to pay tax under composition scheme is liable to pay tax under reverse charge if buy and goods or service from unregistered dealer। सेम है, इसमें भी इनको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ सकता है अगर ये किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से कोई भी गुड्स या सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, तो इनको भी रिवर्स चार्ज पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए डीलर इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई अप फॉर कंपोजिशन स्कीम। यानी क्या है, कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करने के बाद क्या कोई पार्टी बाहर माल भेज सकती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में? इसका भी रिप्लाई है नो। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हैं तो हम कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई ही नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम का मतलब ये होता है कि विद इन द स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट जो भी हम माल बेच रहे हैं, इज इफ़ ए डीलर इज इनवॉइसिंग इन इंटर स्टेट सप्लाई देन ही कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो बंदा कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट टू एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये कह रहा है एनी डीलर whose aggregate turnover in financial year does not exceed in 75 lakh can opt for composition। इसका कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जिसकी सालाना आय टोटल टर्नओवर 75 लाख रुपए से ज़्यादा ना होके कम है तो वो बंदा कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को अप्लाई कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, what are the transaction provide if a business transit from composition scheme under current to regular taxpayer under GST। इसमें क्या है, टैक्स पे रजिस्टर अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर द करंट रेमेगी will be allowed to take credit of input held in stock of in semi finished goods or in finished goods on the day immediately preceding the date from which they opt to base as regular taxpayer। इसमें ये कह रखा है, अगर मान लो कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाना चाहता है तो जो उसके पास स्टॉक है उसको उसका आईटीसी कैसे मिलेगा या क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो उसने परचेज किया उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। जिस दिन को वो कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाना चाहता है और उस डेट को जो उसके पास फिनिश गुड्स है या जो सेमी फिनिश गुड्स है उस सभी का आईटीसी वो अवेल कर सकता है और अन्य किसी भी चीज़ का आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, व्हाट आर द पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन कंपोजिशन डीलर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं हम, हमारे पास अगला पॉइंट है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन कंपोजिशन डीलर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन टैक्स पेमेंट। ये कह रहा है कि एक कंपोजिशन डीलर को क्या पेनल्टी लग सकती है अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है। इफ़ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ए कंपोजिशन डीलर हैज़ wrongly availed the benefit under the composition scheme, then such a person shall be liable to pay all the taxes which he would have paid under the normal scheme। इनके कहने का मतलब है, अगर मान लो गवर्नमेंट को या जो ऑफिसर है अगर उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा कंपोजिशन स्कीम का गलत फ़ायदा उठा रहा है या कंपोजिशन स्कीम में होते हुए भी वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसको एक नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से जो टैक्स पे करना पड़ेगा उस रूल को तोड़ने पे सेम उसको वही कंपोजिशन में पे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, टैक्सेबल पर्सन एक्सक्लूड फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। यानी वो कौन से रीज़न है जिससे एक व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को छोड़ के नॉर्मल स्कीम में जाना चाहेगा। उसमें क्या है, सप्लाई गुड्स नॉट लाइबल अंडर द एक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, मेक ए सप्लाई ऑफ गुड विया इंटरस्टेट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मेक ए सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरिंग सच एज मे बी नोटिफाइड। कहने का मतलब क्या है, ये वो सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक बंदा कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाना चाहेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी स्पेशल गुड्स की, या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वाली, ये हमारे कभी भी कंपोजिशन में अप्लाई कर ही नहीं सकते। या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या किसी को इंट्रास्टेट सप्लाई करनी है, इन सभी रीजनों में हमें क्या है अपने कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉल करना पड़ेगा और हमें किस में जाना पड़ेगा, हमारे रेगुलर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लायंस रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम। कंप्लायंस से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक नॉर्मल टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए मिनिमम ऑफ 3 रिटर्न ऑन मंथली बेसिस एंड 1 ईयर कंसोलिडेट रिटर्न। यानी एक तो 1 ईयर की रिटर्न और बाकी 3 महीने की कंटिन्यू रिटर्न एक बंदे को ज़रूरी होती है। उसके बाद कह रहा है नॉन फाइलिंग ऑफ विच विल अट्रैक्ट, अगर किसी ने ये नहीं भरी रिटर्न तो उसके बाद क्या होएगा, टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल 1 रिटर्न इन ईच ऑफ क्वार्टर, दे नीड नॉट वरी अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग एज नॉर्मल बिजनेस। मतलब उसको नॉर्मल बिजनेस की तरह रिकॉर्ड नहीं रखना है। अगर वो 3 क्वार्टर में से किसी एक क्वार्टर का भरता तो भी उसका क्या है जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, कैंसिल नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल में
रूल है, अगर 6 महीने तक अगर हम रिटर्न नहीं भरते हैं कंटिन्यू, तो हमारा GST नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इसमें हम 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर की भी टाइम पे भरते हैं विद इन द पीरियड, तो 3 क्वार्टर की में हमें नोटिस आएगा, बट कैंसिल नहीं करेंगे उसके अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास है पेमेंट ऑफ टैक्स इन कंपोजिशन स्कीम। ये मैंने आपको बता ही दिया था, 2%, 1% और 5% का है। फिर है पैनल प्रोविजन रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम अंडर GST। इफ द ओपिनियन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इट इज़ फाउंड दैट a taxable person not being eligible for the scheme has opted for the scheme, they shall be liable to pay they have to pay या they liable to pay differentiation taxes along the penalty and provision of demand and recovery will apply them। यानी क्या है, अगर मान लो कोई भी बंदा होता है और उसको ऐसा लगता है कि जो ये एप्लीकेबल नहीं है, आगे हमारे पास आ जाते हैं डिमेरिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के हमारे कुछ क्या है डिमेरिट्स भी होती है। देखिए क्या होते हैं, सबसे पहला हमारे पास है लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इज बैरिड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। यानी क्या है, वो बंदा बाध्य हो गया कि वो बाहर माल नहीं भेज सकता अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है। सेकंड हमारे पास नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को अप्लाई कर रहा है तो वो ITC अवेल नहीं कर सकता। अगर उसने ITC अवेल किया तो उसको जितना ITC अवेल किया और साथ में एक नॉर्मल टैक्स पेयर को जो पेनल्टी और जो लेट फीस या इंटरेस्ट लगता है वो उसको पे करना पड़ेगा। नो कलेक्शन ऑफ टैक्स थॉट द रेट ऑफ टैक्स ऑफ विच स्कीम इज़ लोअर। इसमें भी वही बताया है कि क्या है, वो नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकता चाहे वो रेट कम क्यों ना हो। सपोज मान लो क्या है, अगर कोई बंदा 5% वाली स्कीम में है कंपोजिशन में और जो उसका आइटम का रेट है वो 1% या 3% है सपोज, तो उसको ये परमिशन नहीं है कि वो रेट को 3% कर सके। वो बंदा मजबूर है या क्योंकि उसने कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई 5% में कर रखा है। फिर क्या है, इसके पैनल प्रोविज़न है जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़े हैं। अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में है और वो कंपोजिशन स्कीम का गलत फ़ायदा उठा रहा है या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है और फिर भी उसने कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रखा है, तो गवर्नमेंट क्या है उसको पैनल प्रोविज़न लगा के उसकी फर्म को क्लोज़ करवा सकती है और जो भी उस पर टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी वो उस बंदे को पे करनी होगी। आगे देखते हैं, आगे तो टॉपिक एक बचता है विच इज़ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। नाउ सिंस वी अंडरस्टैंड हाउ द कंपोजिशन scheme work, let us look at another concept including in GST which is closed associated with composition scheme. This is called aggregate turnover and will look at detail। इसको डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। The law says that aggregate turnover means that aggregate value of taxable supply, यानी जो हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई है, जो जितना भी हम विद इन द ईयर माल बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एग्रीगेट सप्लाई। और एक किस्म से वो ही क्या है, हमारी सेल हो जाती है टोटल। एक होती है हमारी सेल ऑफ गुड्स, एक होती है हमारी क्या है सेल ऑफ सर्विस। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ही होती है जिसमें हम हमारी सेल ऑफ सर्विस प्लस सेल ऑफ गुड्स बेचते हैं। सपोज किसी बंदे का गुड्स का माल है, साथ साथ वो सर्विस भी दे रहा है। सर्विस लाइक शॉप है उसकी रेंट पे दे रखी उन्होंने, उससे रेंट आ रहा है तो सर्विस देना ना, सर्विस के पैसे आ रहे हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेल बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गुड्स ऑफ सेल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस। तो दोनों सेल को मिला के क्या करेंगे, हमारी सेल ऑफ सर्विस दिखाएंगे और उसको हमारी टोटल सेल भी इंक्लूड कर लेंगे। आगे देखते हैं इसमें फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट अंडर GST। इसमें भी वही है एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सो इसने दे रखा है यहाँ पे हमारे पास मिस्टर ए है। ठीक है, देखते हैं इसको। मिस्टर ए इज़ ए फार्मर विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹75 लाख। सिंस द इनकम इज एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो इनकी इनकम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मिस्टर ए आल्सो सप्लाई प्लास्टिक बैग्स अलोंग विद हिज क्रॉप एंड चार्जेस
ये क्या है, इसके अलावा अलग से ये प्लास्टिक के बैग्स वगैरह बेचते हैं। तो जो ये इनकम है, ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम प्लस में ये इनकम इनकी अलग से होगी। अब कह रहे हैं हिज टर्नओवर फ्रॉम द सेल ऑफ प्लास्टिक बैग is Indian rupees 1 lakh, and we know that the transaction sale of plastic bag is चार्जेबल टू जीएसटी। यानी क्या है, जो प्लास्टिक बैग पे 5% टैक्स लगता है, ये हम जानते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इन सिंपल वर्ड्स इज टैक्सेबल टर्न इन ओनली इंडियन रुपीज़ 1 lakh, गोइंग बाइंग द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ Mr. A is required to register under GST because his aggregate turnover exceed the threshold limit 20 लाख रुपए। ठीक है। फर्दर मिस्टर ए डज नॉट हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर एज ए कंपोजिशन डीलर बिकॉज हिज टर्नओवर एक्सीड द लिमिट ऑफ 75 लाख। यानी क्या है, 75 लाख रुपए की इसकी टोटल इनकम थी, और 1 लाख वो एग्रीकल्चर इनकम से, 1 लाख रुपए की ये बंदा इनकम कमा रहा है प्लास्टिक से। तो टोटल इनकम इसकी क्या होगी, 76 लाख होगी। लिमिट हमारी कहती है कि 75 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे नीचे अगर वो होगा ना, तभी तो कंज्यूमर माना जाएगा। क्योंकि हम ये एस्टिमेट मान के चलते हैं कि कोई भी रिटेलर कंज्यूमर को ऑलमोस्ट जो माल बेचते साल में 75 लाख 70 लाख से 60-65 लाख से ज़्यादा का माल वो बेच ही नहीं सकते। इस केस में इसकी वो होगी 76 लाख की। कंपोजिशन में ले नहीं सकता, रेगुलर में लेना कंपल्सरी है, क्योंकि लिमिट 20,000 रुपये की सॉरी लिमिट 20,000 रुपये की होगी। करंट में ये लिमिट बढ़ा के 40,000 रुपये तक कर दी गई है, और कुछ केस में सर्विस के लिए भी ये लिमिट 20,000 रुपये तक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कोई और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर